इतिहास गवाह है, भारत की धरती पर ऐसी कई जगहें हैं जहां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सदियों की कहानियां दबी हुई हैं। एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला। कुछ लोग इसे मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं तो कुछ लोग इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भोजशाला का असली इतिहास क्या है? क्या यहां कभी संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी? क्या इसे राजा भोज ने बनवाया था? और आखिर क्यों यह जगह आज भारत के सबसे बड़े विवादों में शामिल हो चुकी है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इतिहास की, पुरातत्व की, राजनीति की और उस सच की जो सदियों से बहस का हिस्सा बना हुआ है। आज की कहानी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की कहानी है। आज बात भोजशाला की। नमस्कार, भारत 24 पर इतिहास गवाह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। भोजशाला का इतिहास अत्यंत समृद्ध और ज्ञान, कला और स्थापत्य से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित यह परिसर मात्र एक पूजा स्थल नहीं है बल्कि प्राचीन भारत की महान ज्ञान परंपरा, वैदिक अध्ययन और विश्वविद्यालय संस्कृति का प्रतीक है। शुरुआत होती है 11वीं शताब्दी से। भारत के मध्य भाग में परमार वंश का शासन था और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा भोज। राजा भोज सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि विद्वान, लेखक और कला प्रेमी थे। राजा भोज, जिन्हें व्यापक रूप से मिहिर भोज के रूप में भी जाना जाता है, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राट थे। मिहिर भोज का प्रभुत्व 836 से 885 ईस्वी तक रहा। नागभट्ट द्वितीय के पोते के रूप में मिहिर भोज ने 836 ईस्वी में सिंहासन संभाला था। उन्होंने पाल राजा देवपाल और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष सहित प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों को हराकर इस राजवंश को उत्तर भारत में सर्व प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। अपने चरम पर उनका साम्राज्य हिमालय की तलहटी से लेकर नर्मदा नदी तक और बंगाल से लेकर सिंध तक फैला हुआ था। उन्होंने स्वयं को प्रतिहार कहा और लक्ष्मण से अपनी वंशावली होने का दावा किया। परमार वंश की प्रतापी राजा भोज, जिनका शासनकाल 1010 से 1064 ईस्वी तक रहा, स्वयं 72 कलाओं, खगोल विज्ञान, व्याकरण और वास्तुकला के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में धार नगरी को अपनी राजधानी बनाकर यहां सरस्वती सदन नामक एक विशाल महाविद्यालय की स्थापना की, जो बाद में भोजशाला कहलाया। यह विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला की तरह प्रसिद्ध था। यहां दूर दूर से छात्र और विद्वान वेद, दर्शन, व्याकरण, काव्य शास्त्र और योग की शिक्षा लेने और शास्त्रार्थ करने आते थे। उनके साम्राज्य का प्रशासन कन्नौज राजधानी से चलाया जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाएं बनवाई। उनमें से एक था भोजशाला। इतिहासकारों के अनुसार भोजशाला एक संस्कृत विद्यालय और मां सरस्वती को समर्पित स्थल माना जाता था। जहां विद्वान अध्ययन करते थे, शास्त्र पढ़ाए जाते थे और कला साहित्य का विकास होता था। भोजशाला का नाम भी राजा भोज के नाम पर पड़ा, ये माना जाता है। भोजशाला का मूल निर्माण चालुक्य परिवार की नागर शैली और दक्कनी वास्तुकला के अद्भुत मिश्रण पर आधारित था और इसका पूरा ढांचा राजा भोज के प्रसिद्ध ग्रंथ समरांगण सूत्राधार के वास्तु सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया था। अब प्रतिहार शासक थे कुशल निर्माणकर्ता। कैसे? तेली का मंदिर, ग्वालियर किला, मध्य प्रदेश। ये एक भव्य स्थापत्य मिश्रण है जिसमें उत्तर भारतीय नागर शैली की नींव और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की वल्लभी शत का संयोजन देखने को मिलता है।
इसके अलावा बटेश्वर मंदिर समूह, मुरैना, मध्य प्रदेश। लगभग 200 पत्थर मंदिरों के समूह हैं जिसका निर्माण प्रारंभिक प्रतिहार काल में हुआ था और ये मंदिर शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है। इसके अलावा ओसिया मंदिर जोधपुर, राजस्थान में जो स्थित है, इसमें प्रारंभिक काल की प्रमुख संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें महावीर जैन मंदिर प्रमुख है, जो पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जीवित जैन मंदिर माना जाता है। प्रतिहार वंश कन्नौज, मालवा और ऊपरी गंगा घाटी जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रभुत्व के लिए बंगाल के पालों और दक्कन के राष्ट्रकूटों के साथ लंबे समय तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रमुख खिलाड़ी थे। और निर्णायक आघात तब लगा जब महमूद गजनी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर कब्जा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह वंश टूटकर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित हो गया। जब महमूद गजनी ने 1018 में कन्नौज पर आक्रमण कर कब्जा किया, तब उत्तर भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का एक समृद्ध और प्रतिष्ठित नगर था, जिसे शिक्षा, संस्कृत और व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। महमूद गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन संपत्ति और प्रसिद्ध मंदिरों को लूटना। उसने कन्नौज सहित कई नगरों और मंदिरों को निशाना बनाया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि महमूद के आक्रमण के दौरान राज्यपाल प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सके, जिसके कारण कन्नौज पर गजनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस आक्रमण के बाद उत्तर भारत के कई राजवंशों की शक्ति कमजोर हुई और क्षेत्रीय राज्यों का प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन इसी काल के बाद मध्य भारत में राजा भोज जैसे शासकों का महत्व बढ़ा, जिन्होंने शिक्षा, संस्कृत और स्थापत्य को संरक्षण दिया। माना जाता है कि राजा भोज ने अपने राज्य में विद्या और संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए भोजशाला जैसे संस्थानों का विकास किया। साल 1305 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया। इस दौरान भोजशाला के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया गया और इसके कुछ हिस्सों को मस्जिद का रूप देने का प्रयास शुरू किया। उस समय मालवा पर परमार वंश का प्रभाव कमजोर पड़ चुका था और क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य उत्तर और मध्य भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना था। मालवा पर आक्रमण के दौरान दिल्ली सल्तनत की सेना ने कई महत्वपूर्ण नगरों और दुर्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। धार और मांडू जैसे प्रमुख केंद्र सल्तनत के अधीन आए और इस विजय के बाद मालवा में मुस्लिम शासन का प्रभाव बढ़ा और प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन शुरू हो गए। दिल्ली सल्तनत कमजोर होने के बाद 1401 ईस्वी में दिलावर खान ने स्वतंत्र मालवा सल्तनत की स्थापना की और इसके बाद मालवा एक अलग मुस्लिम राज्य बन गया। राजधानी बाद में मांडू स्थानांतरित हुई, जो कला, स्थापत्य और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना। फिर 15वीं सदी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने यहां सूफी संत कमाल मौलाना की दरगाह के पास मस्जिद का विस्तार कराया, जिसे कमाल मौला मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस निर्माण के लिए मूल मंदिर के ही नक्काशीदार खंभों, पत्थरों और शिलालेखों का उपयोग किया गया था और इसी कारण भोजशाला परिसर को लेकर दो अलग अलग ऐतिहासिक दावे सामने आते हैं। एक पक्ष से मूल रूप से सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे लंबे समय से मस्जिद और सूफी परंपरा से जुड़ा धार्मिक स्थल बताता है। वास्तुकला में भी यह मिश्रित इतिहास दिखाई देता है। परिसर में हिंदू जैन शैली की नक्काशी वाले स्तंभों के साथ में इस्लामी स्थापत्य के तत्व भी मौजूद हैं और यही कारण है कि यह स्थल भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक सह अस्तित्व और विवाद तीनों का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। फिर 16वीं शताब्दी। मालवा क्षेत्र का इतिहास केवल परमार वंश और मालवा सल्तनत तक सीमित नहीं रहा। 16वीं शताब्दी में यहां अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य का प्रभाव स्थापित हुआ और बाद में 18वीं शताब्दी में मराठों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। इन दोनों कालों ने धार और भोजशाला सहित पूरे मालवा की राजनीति,
संस्कृति और प्रशासन को प्रभावित किया। 1561 ईस्वी में अकबर की सेना ने मालवा पर विजय प्राप्त की और उस समय मालवा पर बाज बहादुर का शासन था। मुगल सेनापति आदम खां और पीर मोहम्मद खां ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसके बाद यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मुगल शासन के दौरान मालवा एक महत्वपूर्ण सूबा बना। मांडू और उज्जैन प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ, कृषि और राजस्व व्यवस्था को संगठित किया गया। हालांकि भोजशाला जैसे प्राचीन स्थलों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बना रहा, लेकिन उनका उपयोग समय के अनुसार बदलता गया। मुगल काल में कई पुराने भवनों और स्थलों का उपयोग प्रशासनिक, सैन्य या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था और इसी समय मराठा शक्ति तेजी से उभरी। शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और इसी समय मराठा शक्ति तेजी से उभरी। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने मालवा में अपना प्रभाव बढ़ाया। 1730 के दशक तक मालवा के अधिकांश हिस्सों पर मराठों का नियंत्रण स्थापित हो गया। धार क्षेत्र पर विभिन्न मराठा सरदारों का प्रभाव रहा, जिनमें विशेष रूप से पवार राजवंश महत्वपूर्ण माना जाता है। बाद में धार रियासत पवार शासनों के अधीन रही। मराठा काल में स्थानीय राजवंशों को संरक्षण मिला, मंदिरों और धार्मिक गतिविधियों को फिर से समर्थन मिलने लगा। व्यापार और किलों का पुनर्गठन हुआ। हालांकि लगातार युद्धों और सत्ता संघर्ष के कारण क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता भी बनी रही। मुगल और मराठा दोनों कालों ने मालवा की सांस्कृतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया। मुगलों ने प्रशासनिक ढांचा और स्थापत्य पर असर डाला। मराठों ने स्थानीय परंपराओं और हिंदू धार्मिक संस्थानों को पुनः संरक्षण दिया और इसी लंबे ऐतिहासिक क्रम के कारण आज भोजशाला और धार क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम और मराठा कालीन प्रभाव एक साथ दिखाई देते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में भोजशाला में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हुई, जिन्होंने इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत शिलालेख, मूर्तियां, नक्काशीदार स्तंभ और स्थापत्य अवशेष माने जाते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय इतिहास और पुरातत्व का अध्ययन शुरू होने पर कई विद्वानों और अधिकारियों ने धार स्थित भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण किया। इस दौरान यहां से संस्कृत भाषा में लिखे गए अनेक शिलालेख प्राप्त हुए। इन शिलालेखों में देवी सरस्वती की स्तुति, विद्या, काव्य और धार्मिक गतिविधियों से संबंधित उल्लेख पाए गए। इन शिलालेखों पर ओम नमः शिवाय और राजा भोज की कविताओं के अंश अंकित हैं, जिससे इसके सरस्वती सदन होने की पुष्टि हुई। इन्हें परमारकालीन संस्कृति और शिक्षा परंपरा का प्रमाण माना गया। इतिहासकारों के अनुसार यह अभिलेखों से यह संकेत मिलता है कि यह स्थान कभी संस्कृत अध्ययन और विद्वानों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा होगा और इसी काल में यहां से मां वाग देवी यानी कि सरस्वती की प्रसिद्ध प्रतिमा भी खोजी गई और यह प्रतिमा अत्यंत कलात्मक मानी गई और बाद में ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारत से बाहर ले जाई गई। वर्तमान में इसे ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित बताया जाता है। पुरातत्वविदों ने भोजशाला की वास्तुकला का अध्ययन करते हुए पाया कि परिसर में अनेक स्तंभ, तोरण और पत्थर हिंदू तथा जैन मंदिर शैली से मिलते जुलते हैं। कुछ स्तंभों पर संस्कृत और प्राकृत भाषा के लेख भी लिखे हैं। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि यहां पहले किसी शैक्षिक या फिर धार्मिक संस्थान का अस्तित्व रहा होगा। 20वीं सदी की शुरुआत तक भोजशाला शब्द व्यापक रूप से प्रचलित होने लगा और इसे राजा भोज से जोड़ा जाने लगा। बाद में यह स्थल ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन गया। भोजशाला से जुड़ी सबसे चर्चित ऐतिहासिक वस्तुओं में मां वाग देवी यानी कि सरस्वती की प्रतिमा मानी जाती है और यह प्रतिमा आज भी इतिहास, पुरातत्व और धार्मिक दावों के केंद्र में है। यह सफेद संगमरमर से बनी अत्यंत कलात्मक प्रतिमा मानी जाती है। इसमें देवी को पुस्तक, माला और ज्ञान के प्रतीकों के साथ में दर्शाया गया है।
1875 में परिसर की खुदाई के दौरान मां वाग्देवी की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा मिली थी। इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश अधिकारी विलियम किनकैड ने इस प्रतिमा को प्राप्त किया था और बाद में इसे इंग्लैंड भेज दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिमा 1886 के आसपास ब्रिटेन पहुंची और 1909 में इसे ब्रिटिश म्यूजियम ने आधिकारिक रूप से अपने संग्रह में शामिल किया। यह प्रतिमा आज भी लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। हाल के वर्षों में यह मांग तेज हुई कि वाग्देवी प्रतिमा को भारत लाया जाए। 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे ने और गति पकड़ी। अदालत ने केंद्र सरकार को प्रतिमा की वापसी पर विचार करने की बात कही। हालांकि ब्रिटिश म्यूजियम के रिकॉर्ड में इस प्रतिमा को कभी कभी जैन देवी अंबिका के रूप में भी वर्णित किया गया, जिससे पहचान को लेकर बहस बनी हुई है।